आज की वीडियो में मैं आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए टॉप 40 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर ऐसे प्रश्न फिजिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स से संबंधित प्रश्न इसमें 40 प्रश्न है और 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, कांच को भी जाना जाता है और किस नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड, बताइए। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर हुआ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक स्थिर वस्तु जब तक स्थिर रहेगी और एक गतिमान वस्तु तब तक गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह न्यूटन का कौन सा नियम है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह पहला नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाए और वायु का कोई प्रतिरोध न हो तो क्या होगा, बताइए। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वायु का कोई प्रतिरोध न हो तो क्या होगा, वस्तु पर मतलब गिरेगा ऊंचाई पर से तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपको बताना है, तो बताइए फटाफट। तो राइट आंसर, इसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि प्रतिरोध नहीं रहेगा तो इसकी गति बढ़ जाएगी, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, बताइए न्यूटन में, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि 1/6 होता है चंद्रमा पर भार पृथ्वी का लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट 60 रहेगा तो 60 10 का यहाँ पर कट जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 4 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाहनों के पार्श्व दर्पण पर किस प्रकार के दर्पण होते हैं, बताइए। वाहनों के पार्श्व दर्पण पर किस प्रकार के दर्पण होते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 का सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। सूर्य से आने वाले यूवी किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती है, बताइए। किस कैंसर का कारण बनती है, तो राइट आंसर त्वचा का कैंसर का कारण बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा इसका। ओके, निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है, बताइए। कौन सदिश नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा जो है वो सदिश नहीं है, और वेग, बल, त्वरण ये सदिश राशि हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए, बताइए। पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए किस खेल के खिलाड़ियों के लिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्कूबा डाइविंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, चलिए हम बताते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में। यहाँ पर दिया गया है आपको, स्कूबा डाइविंग का मतलब होता है पानी के नीचे तैरना, यानी पानी के अंदर डाइविंग। इसे करने के लिए स्कूबा गोताखोर अपने साथ एक सिलेंडर के आकार का इक्विपमेंट लेकर चलता है, जिसकी मदद से वह सांस ले पाता है। ठीक है, तो जो पानी के अंदर तैरता है उसको ही स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, मैं आपको ये समझने के लिए ला दिया हूँ कि आप स्कूबा डाइविंग क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, एक सामान्य मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी की स्पष्ट दृष्टि सेंटीमीटर में कमान कितना होता है, बताइए। बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को स्पष्ट छवि बनाने के लिए आंख के लेंस और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। एक स्वस्थ मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, हालांकि यह उम्र के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था, बताइए। किसने किया था फ्रेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा एंडर्स सेल्सियस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया है आपको यहाँ पर। 1742 ईस्वी में स्वीडिश खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान पैमाने का आविष्कार किया, जिनका नाम आविष्कार के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंडर्स सेल्सियस आविष्कार किए थे और इन्हीं के नाम पर सेल्सियस नाम रख दिया गया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है, बताइए किस सिद्धांत पर काम करती है। तो राइट आंसर पास्कल के नियम पर काम करती है। ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कॉइल वायर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कॉइल जो होता है या कॉयल जो होता है, कॉयल का जो वायर होता है वो एलिमेंट कहा जाता है उसको। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा उत्तर सही होगा। तो राइट आंसर जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। जॉर्ज स्टीफेंस ने सार्वजनिक रेल लाइन पर यात्रियों को ले जाने के लिए पहला भाप लोकोमोटिव बनाया, जो 1825 में ईस्ट कॉटन और डार्लिंगटन रेलवे के बीच है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, यदि कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उनके बीच गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल होता है जो सतह पर फिसलता है उसका विरोध करता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु पर यदि किसी वस्तु को आप फिसलाएंगे तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा, या फिसला कर छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि उस पर घर्षण बल काम करता है उसकी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिया गया है घर्षण वह बल है जो सतहों, ठोस, द्रव, परतों, भौतिक तत्वों के एक दूसरे के विरुद्ध फिसलने की सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल, घर्षण बल किसी वस्तु के, दो वस्तु हों उसकी फिसलने की जो फिसलती है उसकी गति का विरोध करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, एक स्ट्रीम लाइन प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है, क्या समान रहता है फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर रहेगा वेग समान रहता है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन प्रवाह में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर वेग समान रहता है। ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है न्यूटन की, बताइए कौन सी न्यूटन की नियम है फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया जो होती है तीसरा नियम होता है। ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह में गिराया गया चम्मच, बताइए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई है, फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी सिंपल प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा रेडियो धर्मिता की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किसकी प्रक्रिया है, बताइए किसकी प्रक्रिया फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, परम ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा 0 होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ओके, परम ताप अर्धचालक में जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 21 है, कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर है चांदी, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा धातु में, धातु में जो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बताइए। तो राइट आंसर हाइटोमीटर, वर्षा मापने वाले यंत्र को हाइटोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने रखी थी, बताइए क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने रखी थी, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत की जो नींव रखी थी वो है मैक्स प्लैंक। ठीक है, मैक्स प्लैंक के द्वारा ही क्वांटम सिद्धांत की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, यदि किसी गति में घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से गुजरती है तो गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए।
तो राइट आंसर होगा प्रचक्रण गति। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, यदि किसी गति में घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से गुजरती है तो गति क्या कहलाती है? तो वो गति प्रचक्रण कहलाती है। ठीक है, प्रचक्रण गति कहलाती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? बताइए, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा उत्तर सही होगा? राइट आंसर होगा बी 32 F। ठीक है, 32 F मतलब फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। सीटी स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। तो राइट आंसर एक्सरे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है नोट्स। सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष एक्सरे परीक्षण है जो एक्सरे और एक कंप्यूटर का उपयोग करके शरीर की क्रॉस सेक्शनल छवियां उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को कब लगेगा कि उसका वजन बढ़ गया है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा निरंतर वेग से ऊपर की ओर जाना। जब लिफ्ट निरंतर वेग से ऊपर की ओर जा रही होगी तो आपको लगेगा कि हमारा वजन बढ़ गया है। ठीक है, यदि आप कभी लिफ्ट में बैठे होंगे तो आपको आभास होता होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। दूध से मलाई को मथने से अलग होने का कारण है? बताइए, कौन सा कारण है फ्रेंड? तो राइट आंसर रहेगा केंद्रापसारक केंद्र। ठीक है, या केंद्र अपसारक बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रकाश की गति कितनी होती है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बताइए। तो राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, किसके लिए सम्मानित किया गया था या किसकी खोज के लिए सम्मानित किया गया था? फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1921 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिकी के लिए उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 1921 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? बताइए। तो राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों जलता है फ्रेंड? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब चलिए गुप्त ऊष्मा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट। डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में परिवर्तित करने के लिए 1 कैलोरी में आवश्यक ऊष्मा लगभग कितनी होती है? बताइए फ्रेंड, कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 720 होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है पिघलने की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा 80 कैलोरी होती है। पानी का तापमान 0 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 100 कैलोरी। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम। अगला है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा 540 कैलोरी होती है। कुल आवश्यक ऊर्जा 80 + 100 + 540 720 कैलोरी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। कुल आवश्यक ऊष्मा जो होती है 720 कैलोरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभिकेंद्रित त्वरण व स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है? बताइए। तो राइट आंसर 90 अंश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर समुद्र का पानी भारी होता है, इसलिए नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए। 37 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? राइट आंसर समय अवधि कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट।
एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का वर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एएलपी में भी पूछे जाते हैं। एएलपी का जो सेकंड पेपर है उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घूर्णन करती है गोल मेज में पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए फटाफट क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। कोणीय वेग जो है उसका, जो घूर्णन करती हुई एक गोल मेज है उसका जो कोणीय वेग है कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेज रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। सीमेंस में किस भौतिक राशि को मापा जाता है, बताइए। राइट आंसर विद्युत चालकता को मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।